बिहार मैटर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस गहन विश्लेषण यानी डीप डाइव सेशन में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। इकोलॉजी लेक्चर 2, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन। जी बिल्कुल। और बिहार सरकार की जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, रेलवे, एसआई या फिर टीचर एग्जाम्स हो, उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस सीरीज का हमारा लक्ष्य ही यही है कि हम इन जटिल कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में डिकोड करें। सही कहा। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत एक बहुत ही हैरान करने वाले आंकड़े से करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती पर लगभग 8.7 मिलियन यानी 87 लाख प्रजातियां हैं? 87 लाख, ये नंबर तो सुनने में ही बहुत विशाल लगता है। हाँ, लेकिन इसमें असली हैरानी की बात कुछ और है। इतनी विशाल संख्या में से हमने अब तक सिर्फ 1.8 मिलियन यानी करीब 18 लाख प्रजातियों को ही पहचाना है। मतलब बाकी की करीब 70 लाख प्रजातियों के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसे आप ऐसे समझिए कि हम एक बहुत ही बड़ी विशाल लाइब्रेरी में खड़े हैं जहां करोड़ों किताबें हैं, लेकिन हमने अभी तक सिर्फ पहली अलमारी की कुछ किताबें ही पढ़ी हैं। बाकी पूरी लाइब्रेरी में क्या रहस्य छिपे हैं वो हमें नहीं पता। अरे वाह, ये लाइब्रेरी वाला उदाहरण बहुत सटीक है। और देखिए, विज्ञान की भाषा में इसी पूरी लाइब्रेरी को, इसी विविधता को बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कहा जाता है। जी। और जब हम बायोडाइवर्सिटी शब्द सुनते हैं ना, तो अक्सर हमारे दिमाग में सिर्फ बड़े जानवर आते हैं, जैसे बाघ, हाथी या बड़े-बड़े पेड़। लेकिन असल में इसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सूक्ष्म जीव भी शामिल हैं, जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। हाँ, मतलब छोटे से बैक्टीरिया से लेकर पूरा का पूरा जंगल या महासागर का इकोसिस्टम, सब कुछ इसी का हिस्सा है। बिल्कुल। और स्टूडेंट्स को ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, ये हमेशा से इतना मशहूर नहीं था। 1992 में ब्राजील में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, रियो अर्थ समिट। जी, जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। हाँ, तो उस रियो समिट के बाद ही ये शब्द ग्लोबल चर्चा का केंद्र बना। और उसी समय एक बहुत महत्वपूर्ण संधि सामने आई थी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी CBD। ये बहुत ही अहम फैक्ट है परीक्षाओं के लिए। अच्छा, अब जरा उन 18 लाख खोजी गई प्रजातियों के डेटा पर वापस आते हैं। अगर हम वैश्विक या ग्लोबल स्तर पर देखें तो इन पहचानी गई प्रजातियों में से लगभग 70% तो सिर्फ जानवर हैं। जी, 70% जानवर हैं। और पौधे कितने हैं? करीब 22% के आसपास। बिल्कुल, 22% पौधे हैं। और बाकी जो अनगिनत प्रजातियां हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, वो ज्यादातर ट्रॉपिकल जंगलों में या महासागरों की गहराई में छिपी हैं। सही बात है। लेकिन देखिए, कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब हम ग्लोबल स्केल पर अपने देश यानी भारत की स्थिति को देखते हैं। मैं तो कहूंगी कि भारत विज्ञान और भूगोल के नजरिए से किसी अजूबे से कम नहीं है। अजूबा तो है। अगर हम जमीन के आंकड़े देखें तो दुनिया के कुल लैंड एरिया का सिर्फ 2.4% हिस्सा ही भारत के पास है। सिर्फ 2.4%? हाँ। लेकिन जब हम प्रजातियों की बात करते हैं तो दुनिया की 7 से 8% रिकॉर्ड की गई प्रजातियां हमारे इसी छोटे से भूभाग पर पाई जाती है। ये वाकई हैरान करने वाला है। मतलब करीब 45,000 पौधों की स्पीशीज और 91,000 से ज्यादा जानवरों की स्पीशीज। जी, और इसी वजह से भारत को दुनिया के कुछ गिने चुने मेगा डाइवर्स देशों की लिस्ट में रखा गया है। अब यहाँ पर एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है। एक देश जिसके पास जमीन इतनी कम है, वहाँ ऐसी कौन सी खासियत है जो इतनी सारी प्रजातियों को सपोर्ट कर रही है? मतलब ये गणित काम कैसे कर रहा है? देखिए, इसका जवाब किसी जादू में नहीं है, बल्कि हमारे भारत के भूगोल में छुपा है। हाँ। विज्ञान के अनुसार भारत को 10 प्रमुख बायोजियोग्राफिक जोन्स में बांटा गया है। बायोजियोग्राफिक जोन्स, थोड़ा इसे आसान भाषा में समझाएंगे। मौजूद हैं। एक तरफ हमारे पास ठंडे, बर्फ से ढके हिमालय के पहाड़ हैं। दूसरी तरफ राजस्थान का गर्म और सूखा रेगिस्तान है। जी, जहाँ पानी बहुत कम है। हाँ। और वहीं पश्चिमी घाट्स यानी वेस्टर्न घाट्स के घने और नमी वाले जंगल भी हैं, जहाँ खूब बारिश होती है। इसके अलावा हमारी एक बहुत लंबी कोस्ट लाइन या तटरेखा भी है। अच्छा, मतलब एक ही देश में अलग अलग तरह के ढेरों माइक्रो क्लाइमेट्स मौजूद हैं। एकदम सही। और जहाँ का पर्यावरण जैसा होता है, जीव जंतु खुद को उसी के अनुसार ढाल लेते हैं। इसी को हम इवोल्यूशन या अनुकूलन कहते हैं। इतने सारे अलग अलग माहौल होने के कारण ही भारत में इतनी विविधता पनप पाई है।
तो मतलब प्रकृति को जितने ज्यादा अलग अलग कैनवास मिलेंगे वो उतनी ही अलग अलग तरह की पेंटिंग्स बनाएगी। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने इसे समराइज किया। शुक्रिया। और देखिए, इसी बायोजियोग्राफिक जोन की बात से बायोडाइवर्सिटी के स्तर या लेवल्स का पॉइंट भी निकल कर आता है। अगर हम गहराई में जाएं तो जैव विविधता मुख्य रूप से 3 स्तरों पर काम करती है। जी, ये 3 स्तर हैं: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अक्सर परीक्षा में कैंडिडेट्स स्पीशीज और जेनेटिक डाइवर्सिटी के बीच थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, तो चलिए इसे एक बहुत ही मजेदार उदाहरण से डिकोड करते हैं। मान लीजिए हम जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। इसे आप ऐसे समझिए जैसे एक ही ब्रांड की आइसक्रीम के अलग-अलग फ्लेवर्स। अच्छा, आइसक्रीम। जी, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी। देखिए, आइसक्रीम तो एक ही है, लेकिन अंदर से उसकी जेनेटिक कोडिंग अलग है। जैसे हमारे भारत में चावल की हजारों अलग-अलग वैरायटीज पाई जाती हैं या मवेशियों की अलग-अलग नस्लें होती हैं। बिल्कुल, प्रजाति एक ही है लेकिन उनके जीन्स में विविधता है। हाँ, तो ये तो हो गई जेनेटिक डाइवर्सिटी। लेकिन ये जेनेटिक डाइवर्सिटी इतनी जरूरी क्यों है? ये किसी भी प्रजाति के सर्वाइवल के लिए, यानी भविष्य में जिंदा रहने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। मान लीजिए किसी जंगल में एक खास तरह के पेड़ की सिर्फ एक ही जेनेटिक वैरायटी है। अब अगर कोई नई बीमारी वहां फैलती है तो वो सारे पेड़ एक साथ खत्म हो जाएंगे। ओहो, क्योंकि सब एक जैसे हैं। हाँ, लेकिन अगर उनके अंदर जेनेटिक विविधता है, मतलब कुछ पेड़ सूखे को बर्दाश्त कर सकते हैं, कुछ बीमारी से लड़ सकते हैं, तो वो प्रजाति पूरी तरह से खत्म होने से बच जाएगी। आप कह सकती हैं कि विविधता ही जीवन की गारंटी है। विविधता ही जीवन की गारंटी है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। अब आते हैं दूसरे स्तर पर, यानी स्पीशीज डाइवर्सिटी। जी, अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी एक ही आइसक्रीम के अलग-अलग फ्लेवर्स हैं, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब है टेबल पर रखी हुई पूरी तरह से अलग-अलग मिठाइयाँ। क्या बात है। मतलब एक तरफ रसगुल्ला है तो दूसरी तरफ काजू कतली। जैसे हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या कोरल रीफ्स होते हैं ना, जहाँ एक ही जगह पर हजारों पूरी तरह से अलग-अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। मछलियाँ, कछुए, शार्क सब एक साथ। बिल्कुल, और ये स्पीशीज डाइवर्सिटी एक इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी देती है। अगर एक प्रजाति कम भी हो जाए तो दूसरी उसकी जगह ले लेती है और सिस्टम चलता रहता है। जी, और तीसरा स्तर है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। हाँ, ये उन अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों की विविधता है जिनके बारे में हमने अभी बात की। जैसे राजस्थान का रेगिस्तानी इकोसिस्टम, जहाँ पौधों ने अपनी पत्तियों को कांटों में बदल लिया है ताकि पानी बच सके। और दूसरी तरफ हमारे सुंदरबन के मैंग्रोव्स हैं, जहाँ पौधों की जड़ें खारे पानी से बाहर निकलकर हवा में सांस लेती है। एकदम सही उदाहरण। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि प्रकृति कितनी विविधता से भरी है, तो अगला सवाल ये आता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड या सघन विविधता कहाँ है? और यहीं से एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट सामने आता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। जी, ये कॉन्सेप्ट परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसे 1988 में नॉर्मन मायर्स नाम के एक ब्रिटिश पर्यावरणविद ने दिया था। नॉर्मन मायर्स, ये नाम स्टूडेंट्स को याद रखना चाहिए। हाँ, और देखिए, किसी भी जगह को ऐसे ही हॉटस्पॉट नहीं घोषित कर दिया जाता। इसके पीछे 2 बहुत ही सख्त साइंटिफिक क्राइटेरिया हैं। तो चलिए इन क्राइटेरिया का पोस्टमार्टम करते हैं। पहली शर्त ये है कि उस क्षेत्र में कम से कम 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज होनी चाहिए। जी, एंडेमिक प्लांट स्पीशीज। एंडेमिक मतलब वो पौधे जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते, वो सिर्फ और सिर्फ उसी खास जगह पर मिलते हैं, उनका कोई डुप्लीकेट नहीं होता। लेकिन ऐसा होता क्यों है? कोई प्रजाति सिर्फ एक ही जगह तक सीमित कैसे रह जाती है? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है ज्योग्राफिक आइसोलेशन, यानी भौगोलिक अलगाव। जब कोई जमीनी हिस्सा बाकी दुनिया से कट जाता है, जैसे कोई आइलैंड जो समुद्र से घिरा हो या कोई गहरी घाटी जिसके चारों तरफ ऊंचे बर्फीले पहाड़ हों। अच्छा, तो वहां के जीव बाहर नहीं जा पाते? बिल्कुल, लाखों सालों तक वो उसी छोटे से इलाके के माहौल में इवॉल्व होते रहते हैं। बाहर की दुनिया से कोई संपर्क ना होने के कारण वो ऐसी प्रजाति बन जाते हैं जो धरती पर और कहीं जीवित ही नहीं रह सकती। इसी को एंडेमिज्म कहते हैं। ये तो बहुत ही शानदार प्रक्रिया है। अब आते हैं दूसरी शर्त पर। दूसरी शर्त ये है कि उस क्षेत्र का कम से कम 70% ओरिजिनल हैबिटेट यानी प्राकृतिक आवास पूरी तरह से नष्ट हो चुका हो। जी, रुके,
70% नष्ट हो चुका हो। ये तो कुछ अजीब लग रहा है। हम आमतौर पर हॉटस्पॉट शब्द को एक सम्मान या प्राइड की तरह देखते हैं, लेकिन ये क्राइटेरिया तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी मरीज की हालत बहुत खराब हो और उसे सीधे आईसीयू में भर्ती कर दिया गया हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा इसे। हॉटस्पॉट होना कोई अवार्ड की बात नहीं है, ये दरअसल प्रकृति का रेड अलर्ट है, एक वार्निंग साइन है। मतलब ये इलाके खतरे में है। हाँ, ये 70% हैबिटेट लॉस वाला जो क्राइटेरिया है ना, ये हमें बताता है कि ये क्षेत्र अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। अगर हमने इन्हें अभी नहीं बचाया तो ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। पूरी दुनिया में से कुल 36 हॉटस्पॉट्स हैं। 36 हॉटस्पॉट्स दुनिया भर में। और भारत में कितने हैं? भारत में इनमें से 4 मौजूद हैं। तो चलिए भारत के इन 4 प्रमुख आईसीयू यानी हॉटस्पॉट्स की एक त्वरित यात्रा करते हैं। पहला है हिमालयन हॉटस्पॉट, जिसमें मुख्य रूप से पूर्वी हिमालय या ईस्टर्न हिमालय का क्षेत्र आता है। जी, और ये क्षेत्र अपने एल्पाइन इकोसिस्टम, दुर्लभ औषधीय पौधों और स्नो लेपर्ड के लिए बहुत जाना जाता है। दूसरा है इंडो बर्मा हॉटस्पॉट। इसके अंदर हमारा पूरा उत्तर पूर्वी भारत यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया शामिल है। हाँ, भौगोलिक रूप से ये एशिया के सबसे ज्यादा डाइवर्स और जटिल क्षेत्रों में से एक है। एम्फिबियंस यानी उभयचर जीवों की, जैसे मेंढक हो गए, उनकी विविधता बहुत ज्यादा है। ऐसा सिर्फ पश्चिमी घाट में ही क्यों है? इसका कारण है पश्चिमी घाट का मौसम और उसका इतिहास। देखिए, पश्चिमी घाट हिमालय से भी बहुत पुराने हैं। करोड़ों सालों से यहाँ एक स्थिर, गर्म और नमी वाला वातावरण रहा है। अच्छा। और मेढक जैसे एम्फिबियंस को अपनी त्वचा को नम रखने के लिए ऐसे ही स्थिर और मॉइस्ट माहौल की जरूरत होती है। एग्जैक्टली। इसी लंबे समय और परफेक्ट मौसम के कॉम्बिनेशन ने इसे एम्फिबियंस की एक इवोल्यूशनरी लैबोरेटरी बना दिया है। बहुत ही दिलचस्प कारण है ये। और हमारा चौथा हॉटस्पॉट है सुंदरलैंड हॉटस्पॉट, जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का निकोबार हिस्सा आता है। ये अपने घने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए मशहूर है। बिल्कुल। इन 4 हॉटस्पॉट्स का होना हमें ये बताता है कि हमारे पास बचाने के लिए कितना बड़ा खजाना है, और साथ ही ये भी कि हम उसे कितनी तेजी से खो रहे हैं। जी, तो अगर ये चारों इलाके आईसीयू में है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन्हें यहाँ पहुँचाया किसने? वो कौन सा खतरा है जो इनके प्राकृतिक आवास को इस हद तक नष्ट कर रहा है? इन्हें ही हम थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है हैबिटेट लॉस, यानी जीवों से उनका घर छीन लेना। हाँ, बढ़ती आबादी के लिए हमें शहर बसाने हैं, खेती के लिए जमीन चाहिए, तो हम अंधाधुंध जंगलों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। अब जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो जीव कहाँ जाएंगे? सही बात है। और दूसरा बड़ा कारण है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी हमारा जरूरत से ज्यादा लालच। प्रकृति हमारी जरूरतें तो पूरी कर सकती है, लेकिन लालच नहीं। जैसे गैर कानूनी शिकार करना या ओवरफिशिंग करना। बिल्कुल, जानवरों के अंगों के लिए उनका इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड करना इसी का उदाहरण है। और आज के समय का सबसे चर्चित खतरा तो क्लाइमेट चेंज ही है। इसका असर तो हर जगह दिख रहा है, खासतौर पर समुद्र के अंदर कोरल रीफ्स और ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों पर। हाँ, क्लाइमेट चेंज का मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। जैसे कोरल रीफ्स का ही उदाहरण लें। कोरल्स यानी मूंगे और उनके अंदर रहने वाले रंग बिरंगे शैवाल के बीच एक गहरी दोस्ती होती है। जी। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब समुद्र का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है ना, तो कोरल्स तनाव में आ जाते हैं और वो उस शैवाल को अपने अंदर से बाहर निकाल फेंकते हैं। ओहो। शैवाल के जाते ही कोरल का रंग सफेद पड़ जाता है और उन्हें खाना मिलना बंद हो जाता है। इसे ही हम विज्ञान में कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। प्रकृति का संतुलन कितनी नाजुक डोर पर टिका है। लेकिन यहाँ एक और खतरे का जिक्र है, इन्वेजिव स्पीशीज यानी बाहरी या आक्रामक प्रजातियां। रुके, मुझे यहाँ थोड़ा डाउट है। जी पूछिए। एक तरफ हम कहते हैं कि प्रकृति इतनी विशाल और ताकतवर है, और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि बाहर से आई कोई एक घास या पौधा, जैसे मीठे पानी में फैलने वाला वाटर हाइसिंथ, जिसे हम जलकुंभी भी कहते हैं, वो पूरे के पूरे तालाब और उसके इकोसिस्टम को मार सकता है। ये बात पच नहीं रही। एक अकेली घास ऐसा कैसे कर सकती है? ये संदेह होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान रोंगटे खड़े कर देने वाला है। देखिए, कोई भी स्थानीय इकोसिस्टम एक बहुत ही फाइन ट्यून्ड मशीन की तरह काम करता है। ठीक है। जो प्रजाति वहां हजारों सालों से रह रही है, उसे कंट्रोल करने के लिए प्रकृति ने वहां कोई ना कोई प्राकृतिक शिकारी या नेचुरल प्रेडेटर भी बनाया है। एक बैलेंस होता है जी। लेकिन जब जलकुंभी जैसी कोई इन्वेजिव स्पीशीज किसी नए देश या नए तालाब में आती है,
तो उस नए माहौल में उसे खाने वाला या रोकने वाला कोई दुश्मन मौजूद ही नहीं होता। अच्छा, मतलब वहाँ कोई पुलिस ही नहीं है उसे रोकने के लिए। बिल्कुल। और जब कोई रोकने वाला नहीं होता तो वो बेतहाशा तेजी से फैलते हैं। जलकुंभी कुछ ही समय में पूरे तालाब की सतह को एक मोटी हरी चादर की तरह ढक लेती है। और उससे पानी के अंदर सूरज की रोशनी जाना बंद हो जाती होगी। एकदम सही। जब रोशनी नहीं जाती तो पानी के अंदर के पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते और पानी में ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाती है। दम घुटने से वहां की सारी मछलियां और जीव मरने लगते हैं। बाप रे, ये तो सच में डरावना है। हाँ, और इस पूरी प्रक्रिया को इकोलॉजी में यूट्रोफिकेशन से जोड़कर भी देखा जा सकता है। तो हाँ, एक अकेली बाहरी प्रजाति पूरे सिस्टम को तबाह कर सकती है। तो जब खतरे इतने बड़े और गंभीर हैं तो सवाल ये है कि हम इस खजाने को बचा कैसे रहें। यहाँ एंट्री होती है कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज और हमारे कानूनों की। जी, विज्ञान हमें प्रजातियों को बचाने के मुख्य रूप से दो विकल्प देता है, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। इन सीटू कंजर्वेशन का सीधा सा मतलब है प्रजातियों को उनके अपने प्राकृतिक घर में ही बचाना, यानी जहां वो रहते हैं उसी पूरे जंगल को कानूनी रूप से सुरक्षित कर देना। जैसे हमारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। भारत के नेटवर्क में 107 नेशनल पार्क, 573 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और 18 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं। और ये सारा नेटवर्क भारत के कुल जमीनी हिस्से का लगभग 5% कवर करता है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या हम सारे जानवरों को चिड़ियाघर यानी जू में रखकर नहीं बचा सकते? इन सीटू को ही पहली प्राथमिकता क्यों माना जाता है? क्योंकि इन सीटू सिर्फ एक जानवर को नहीं बचाता, बल्कि पूरी फूड वेब और इवोल्यूशन की प्रक्रिया को बचाता है। जरा सोचिए, एक बाघ अगर चिड़ियाघर के पिंजरे में है तो वो सुरक्षित जरूर है, लेकिन वो जंगल के इकोसिस्टम में कोई भूमिका नहीं निभा रहा। सही बात है। को कंट्रोल करेगा, जिससे जंगल की घास बचेगी और पूरा इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट। और दूसरा तरीका है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इसका मतलब है जब प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर निकालकर किसी मानव निर्मित सुरक्षित जगह पर बचाया जाता है। जी, जैसे जूलॉजिकल पार्क्स, बोटैनिकल गार्डन्स और सीड बैंक्स या जीन बैंक्स, जहां बीजों को जमा करके रखा जाता है। लेकिन एक्स सीटू कंजर्वेशन एक लास्ट रिजॉर्ट या आखिरी सहारा होता है ना? बिल्कुल। इसका इस्तेमाल अक्सर तब किया जाता है जब कोई प्रजाति क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो जाती है, मतलब उनकी संख्या इतनी कम बचती है कि जंगल में उनके खत्म होने का खतरा 100% होता है। अब देखिए, इन संरक्षण के तरीकों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए सिर्फ विज्ञान ही नहीं बल्कि सख्त कानूनों की भी जरूरत होती है। हमारे जो भी स्टूडेंट्स आगे चलकर प्रशासन में जाएंगे, उन्हें इन्हीं कानूनों के दायरे में काम करना होगा। जी, और भारत में इसके लिए सबसे प्रमुख कानून है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इस कानून ने भारत में बायोडाइवर्सिटी को बचाने का पूरा ढांचा ही बदल कर रख दिया। हाँ, इसके तहत एक 3 टियर व्यवस्था बनाई गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, राज्य स्तर पर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स और पंचायत स्तर पर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज यानी बीएमसीज। राइट, और इन बीएमसीज का काम है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करना, जिसमें उस इलाके के हर पेड़ पौधे और जीव की पूरी जानकारी दर्ज होती है। और इस कानून का एक बहुत ही शानदार पहलू बेनिफिट शेयरिंग भी है। इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए भारत के किसी दूर दराज इलाके में कोई आदिवासी समुदाय सदियों से किसी खास जड़ी बूटी का इस्तेमाल बुखार ठीक करने के लिए कर रहा है। जी। अब कल को कोई बड़ी विदेशी फार्मा कंपनी आती है और उस जड़ी बूटी से करोड़ों रुपए की दवा बनाकर बाजार में बेचती है, तो क्या उस समुदाय को कुछ नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, और यही 2002 के कानून का सबसे मजबूत हिस्सा है। ये सुनिश्चित करता है कि हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और स्थानीय लोगों के पारंपरिक ज्ञान का अगर कोई कमर्शियल इस्तेमाल करता है तो मुनाफे का एक उचित हिस्सा उस समुदाय तक पहुंचना चाहिए। जी, इसे ही एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग कहते हैं। यह कानून बायोपायरेसी को रोकता है। एकदम सही। चलिए, अब इस पूरे सेशन को समेटते हैं। आखिर बायोडाइवर्सिटी इतनी जरूरी क्यों है? इसके 3 मुख्य फायदे हैं जो हर स्टूडेंट को पता होने चाहिए। पहला है इकोलॉजिकल फायदा, जैसे मौसम का संतुलन, हवा साफ रखना और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। दूसरा है आर्थिक या इकोनॉमिक फायदा, हमारी पूरी कृषि, दवाइयाँ और जंगलों से मिलने वाले अनगिनत उत्पाद इसी पर निर्भर हैं। और तीसरा है सांस्कृतिक फायदा,
लाखों स्वदेशी समुदाय अपने भोजन और पारंपरिक पहचान के लिए पूरी तरह से बायोडायवर्सिटी पर ही आश्रित है। और जो स्टूडेंट्स परीक्षा के लिए नोट्स बना रहे हैं वो इन की फैक्ट्स को जरूर रिवाइज कर लें। भारत एक मेगा डाइवर्स देश है जहां दुनिया की 7 से 8% प्रजातियां हैं। हमारे पास 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। नॉर्मन मायर्स ने 1988 में हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट दिया, 1992 में सीबीडी आया और भारत में 2002 का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट लागू हुआ। इन तथ्यों को अच्छे से याद रखना एग्जाम में बहुत मददगार साबित होगा। लेकिन देखिए, इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। इनके पीछे के क्यों और कैसे को समझना एक जागरूक नागरिक बनने की पहली शर्त है। तभी हम प्रकृति के संरक्षण की अहमियत समझ पाएंगे। सही कहा। ज्ञान का असली मूल्य तभी है जब वो जमीनी स्तर पर कुछ सकारात्मक बदलाव लाए। और आज के इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही गहरे विचार के साथ आपको छोड़ना चाहती हूँ। हमने शुरुआत में बात की थी कि 8.7 मिलियन प्रजातियों में से 70 लाख के बारे में हम कुछ नहीं जानते। जी। अब जरा सोचिए, जिस तेजी से हम जंगलों को काट रहे हैं, अगर हम उन अनजान प्रजातियों को उनके खोजे जाने से पहले ही हमेशा के लिए खो देते हैं, तो क्या पता हम आने वाली किसी भयानक महामारी का इलाज या कैंसर की कोई अचूक दवा उन अनजान जंगलों में हमेशा के लिए खो रहे हों। ये वाकई एक ऐसा विचार है जो हमें हमारे विकास के मॉडल पर दोबारा सोचने को मजबूर करता है। सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और इसी अहम विचार के साथ हम आज की इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। बिहार मैटर्स की सीरीज के अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जागरूक बने रहिए। धन्यवाद। बिहार मैटर्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।